क्लास 12th की केमिस्ट्री में हम अध्याय 5 में हैं फ़िलहाल। और अध्याय 5 में हम कोलाइड अवस्था वाला जो टॉपिक था वो चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने कोलाइड क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी अवस्था होती है और विलयन, कोलाइड तथा निलंबन में अंतर देखे थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम कोलाइडी को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि यही वाला टॉपिक जो हमारा लास्ट बाकी है। तो आज हम पढ़ेंगे कोलाइडी तंत्र का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड सिस्टम। उसके पहले मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में कोलाइडी विलयन की अवस्था के बारे में बताया था, परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो इन दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पिछले वाले में क्या बताया था, अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोष्य। ठीक है, तो वहाँ पे वो वर्ड्स का बहुत इम्पोर्टेंस था। उसी तरह यहाँ पे भी कोलाइडी सिस्टम का जब भी आप पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि परिक्षिप्त प्रावस्था किसे कहते हैं और परिक्षेपण माध्यम किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पिछले बार भी बता चुकी हूँ, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई भी गोल्ड का कोलाइडी, यहाँ पे देखिए जैसे एग्जांपल दिया गया है कि गोल्ड का कोलाइडी विलयन है। ठीक है, गोल्ड का कोलाइडी विलयन है, सोल्यूशन है। मान लीजिए ये जो है गोल्ड का कोलाइडी सोल्यूशन है। अब इसके अंदर क्या होगा, गोल्ड के कण होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने गोल्ड को डाला है। ठीक है, तो जो गोल्ड के कण होंगे वो क्या होगा, परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था। और जो जल होगा, क्योंकि हमने गोल्ड के कण को किस में डाला है, जल में डाला है, तो जल क्या हो जाएगा, परिक्षेपण माध्यम होगा। ठीक उसी तरह जैसे कि पानी है, उसमें हमने क्या घोल दिया, नमक घोल दिया, तो नमक क्या हो जाएगा, परिक्षिप्त प्रावस्था, और पानी क्या हो जाएगा, परिक्षेपण माध्यम। जैसे विलेय और विलायक को समझते हैं तो उसी तरह आप यहाँ पे क्या समझ लो, परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब कि विलेय और परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक। ठीक है, जिसमें किसी पदार्थ को घोला जाता है उसे क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हम विलयन वाले में क्या बोलते हैं, जब भी विलयन का आता है तो विलयन जो होता है दो चीज़ से मिलकर बनता है, एक विलेय और एक विलायक। ठीक है, तो उसी तरह जो कोलाइडी होता है, कोलाइडी विलयन किससे मिलके बनता है, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त माध्यम, सॉरी यहाँ पे क्या है, परिक्षिप्त अवस्था है ना, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम से क्या बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, कोलाइडी तंत्र का वर्गीकरण। तो इसमें देखिए कोलाइड को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है अलग अलग प्रकृति के आधार पर। ठीक है, फर्स्ट डिवाइड किया गया है परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। दूसरा, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच की जो क्रिया होती है। ठीक है, उनके बीच, इन दोनों के बीच में जो क्रिया होगी उसकी प्रकृति के आधार पर। थर्ड जो है, कोलाइड कणों पर जो आवेश होंगे, ठीक है, चाहे वो धन आवेश हो चाहे वो ऋण आवेश हो। ठीक है, तो कोलाइड कणों पर जो आवेश होगा उसके आधार पर, ये थर्ड वाला है। फोर्थ वाला क्या है, कोलाइड कणों के आणविक आकार पर। ठीक है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साइज के आधार पर ये चौथे वाले को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो कोलाइडी सिस्टम है उसको 4 भागों में अलग अलग प्रकृति के आधार पर डिवाइड किया गया है। और उन चारों भागों के भी और भाग हैं, जैसे कि यहाँ पे है परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के। तो परिक्षेपण माध्यम क्या है, जिसमें हम किसी चीज़ को घोलते हैं, है ना, मतलब जल, या फिर विलायक कह दूं, तो अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो क्या कह दूँ, विलायक। ठीक है, तो परिक्षेपण माध्यम मतलब कोई भी विलायक होगा जिसमें हम किसी पदार्थ को घोलेंगे। ठीक है, तो उसके भी अलग अलग, हाइड्रोसोल है, बेंजोसोल है, एल्कोसोल है, एरोसोल है। ठीक है, अभी हम सबका पढ़ेंगे। ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी, आपके असाइनमेंट में भी अभी आया था। ठीक है, उसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है ना, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज हम जनरली आज इसी तरह से बुक में देखेंगे क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया है कि मैं नोट्स बनाऊं, और ये चूँकि थ्योरी है इसलिए मैं आपको इसी से समझा रही हूँ, और इसको आप अपनी कॉपी में बना ही लेना। ठीक है, इसको आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तो वर्गीकरण में सबसे फर्स्ट जो था, परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। तो ये जो वर्गीकरण है, कोलाइडी सिस्टम बनाने के लिए जो यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, माध्यम या फिर विलायक, है ना। कोई भी अगर कोलाइडी का विलयन बनाना हो या कोई भी तरह का विलयन बनाना हो तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, डेफिनेटली विलायक की तो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमको जिसको घोलना है उसमें हम घोलेंगे किसमें, है ना। तो ये जो वर्गीकरण है कोलाइडी सिस्टम बनाने के लिए, माध्यम या परिक्षेपण माध्यम,
विलायक या परिक्षेपण माध्यम पर निर्भर करता है, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था कहने का मतलब जो विलेय है वो क्या होता है, वितरित होता है। तो इसके आधार पर इसके कुछ विशेष नाम रखे गए हैं। कौन कौन से? जहाँ पे जो माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम जल होगा उसको क्या कहा जाएगा, हाइड्रोसोल। जहाँ पे परिक्षेपण माध्यम बेंजीन है उसको क्या कहा जाएगा, बेंजोसोल। जहाँ पे अल्कोहल में किसी चीज़ को घोलेंगे तो क्या कहलाएगा, एल्कोसोल। और जहाँ पे वायु होगा, ठीक है, जहाँ पे हम किसी पदार्थ को वायु में घोलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एरोसोल। ठीक है, वायु मतलब एयर, और उससे जो बनेगा कोलाइडी उसको क्या कहेंगे, एरोसोल। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सबके पीछे में बस सॉल जुड़ा है ना। तो यहाँ पे सिर्फ परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर और अलग अलग परिक्षेपण माध्यम है, इसलिए उनके नाम भी अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं किसी पदार्थ को, जैसे कि नमक है, उसको मैं जल में घोली, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोसोल या एक्वासोल कहलाएगा, क्योंकि उसमें जो माध्यम है क्या यूज़ हो रहा है, जल यूज़ हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जल की जगह अल्कोहल है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एल्कोसोल। और अगर यहाँ पे जल की जगह और क्या हो, बेंजीन हो, ठीक है, जिसमें हम किसी पदार्थ को घोल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, बेंजोसोल। ठीक है, तो अलग अलग परिक्षेपण के आधार पर उसके नाम भी, सिस्टम के नाम भी अलग अलग है। ठीक है, अगला जो है सेकंड, वो है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच लगने वाले बलों के आधार पर। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम। जैसे कि यहाँ पे एक सोल्यूशन ले लिए, NaCl का सोल्यूशन, ठीक है, क्या है ये, NaCl का विलयन है। ठीक है, अब इस NaCl में NaCl क्या है, जिसको हम घोले हैं, वो क्या हो जाएगा, परिक्षिप्त प्रावस्था, और जल क्या हो जाएगा, परिक्षेपण माध्यम। तो नमक और पानी के बीच में जो बल लगेगा उस आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, तो स्नेही मतलब क्या है, जो पास आने वाले होते हैं। ठीक है, और किसके पास आएंगे, द्रव के पास आएंगे। ठीक है, और द्रव विरोधी मतलब क्या आएंगे, उस द्रव से क्या होंगे, दूर जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, जिसको आपको वर्ड्स में ही भी समझ में आ जा रहा है। द्रव स्नेही मतलब द्रव के वो पास जाएगा, ठीक है, और द्रव विरोधी मतलब वो द्रव से दूर जाएगा। तो अगर आपको एग्जाम में याद नहीं भी आता है तो सबसे पहले आप जो पूछा गया क्वेश्चन उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन से ही मीनिंग निकालने का ट्राई किया कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं द्रव स्नेही वाले में। ये वे कोलाइडी विलयन होते हैं जिसमें परिक्षिप्त पदार्थ और परिक्षेपण माध्यम के बीच में पर्याप्त आकर्षण होता है। ठीक है, तभी तो वो लोग पास पास आएंगे। स्नेही कहने का मतलब है उनके बीच में आकर्षण है और वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, स्टार्च और गोंद। ठीक है, और ये जो द्रव स्नेही कोलाइड विलयन होते हैं कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, और इनमें विद्युत अपघट्य, कोई भी विद्युत अपघट्य या अम्लीय कोई भी सभी पदार्थ मिलाने पर ये क्या होते हैं, सरलता से अवक्षेपित नहीं होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था आपका कि अगर दूध में कोई खट्टाई मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है। देखिए, अगर हम दूध में कोई खट्टी चीज़ मिला देते हैं तो दूध दही में बदल जाता है। ठीक है, क्यों बदल जाता है, क्योंकि उसमें कोलाइड विलयन में अगर कोई विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उदासीन हो जाते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं। तो जो द्रव स्नेही वाला होता है वो जल्दी से क्या होता है, अवक्षेपित नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इतना बस लिख देना है, बस ज़्यादा नहीं लिखिए, क्योंकि अंतर में ही आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, और ये जो कोलाइड वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज़ किसी दूसरी अवस्था में बदल जा रही है तो वो चीज़ वापस से पहली वाली अवस्था में भी बदल जाएगी। ठीक है, तो रिवर्स हुआ, है ना। जैसे कि अगर हम चाहें बोले तो दूध है, मान लीजिए दूध को किस में बदल दिए, दही में बदल दिए, तो क्या दही वापस से दूध में बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। ठीक है, लेकिन द्रव स्नेही वाला कोलाइडी ऐसा होता है जिसको अगर हम किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदले तो दूसरी अवस्था से वापस पहली अवस्था में भी बदली जा सकती है। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है ये उत्क्रमणीय है ना। अब इसमें चूंकि परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, जल होता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको जल स्नेही भी कहा जाता है। ठीक है, जो द्रव स्नेही होता है उसमें परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, जल होता है, जिसके कारण इसको जल स्नेही या फिर हाइड्रोसोल भी कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी आपको लिखना बस यहाँ तक है बस। ठीक है, ज़्यादा मत लिखिए क्योंकि अंतर बहुत सारा है इसका। उसके बाद देखिए द्रव विरोधी, तो जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, द्रव विरोधी मतलब जो द्रव से दूर जाएगा। ठीक है, तो जब परिक्षिप्त प्रावस्था
का पदार्थ एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच क्षीण आकर्षण हो, मतलब बहुत कम अट्रैक्शन हो, ठीक है, तो वो एक दूसरे के संपर्क में लाने से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में क्या नहीं है, आकर्षण नहीं है। ऐसे कोलाइडी विलयन विशेष विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है तो सोल्यूशन बन भी नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग दूर दूर जाएंगे। तो अगर हमको इस तरह का कोलाइडी विलयन बनाना हो, द्रव विरोधी वाला, तो उसको एक स्पेशल मेथड के द्वारा ही बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकता। नॉर्मल जैसे इसमें क्या करते थे, पानी में मिलाया और फिर बन गया घोलने के बाद, ठीक है, लेकिन इसको बनाने के लिए, द्रव विरोधी कोलाइड को बनाने के लिए स्पेशल मेथड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है, द्रव विरोधी कोलाइड का, जैसे कि गोल्ड, आर्सेनिक और इनके सल्फाइड, ठीक है। तो एक आध दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ तक। और ये जो होते हैं कैसे होते हैं, अस्थाई होते हैं, ठीक है, अस्थाई होते हैं, ये बाद में हट भी सकते हैं। और इसमें क्या होता है, विद्युत अपघट्य मिलाने पर वो शीघ्रता से अवक्षेपित हो जाते हैं और इन्हें पुनः कोलाइड अवस्था में प्राप्त करना कठिन होता है। मतलब क्या है, ये अनुत्क्रमणीय नेचर के होते हैं, जो द्रव विरोधी होते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, जैसे दूध को दही में बदल देंगे तो वापस दूध में नहीं बदल सकते, तो उसी तरह द्रव विरोधी वाला जो कोलाइड होता है वो इरिवर्सिबल होता है, उसको वापस हम रिवर्सिबल पहले की जैसे अवस्था में नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपका मन करता है तो आप यहाँ तक लिखिए, नहीं तो आपको पॉइंट्स वाइज आप छांट के भी लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए। अंतर है, तो अंतर चूंकि बुक में है और आपके उसमें आया भी था और ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो मैं ये बोलूँगी कि अंतर आप अपने बुक से ही पढ़ लीजिए, क्योंकि सारी बुक्स में ये अंतर जो है दिया हुआ है। ये गुण जो होता है इसको ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये जो गुण लिखने से ना क्या होता है, इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है और कॉपी भी आपकी अच्छी दिखती है, नंबर भी बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको अंतर वाले में गुण दिखाई देता है, क्योंकि गुणों के आधार पर ही क्या किया जाता है, अंतर बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो दिया है 12 अंतर दिया है, ठीक है। आप कोई सा भी 5 अंतर 6 अंतर इतना को आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको आप मत लिखिएगा, इसको आप बुक से याद कीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड वाले वर्गीकरण पे, जिसमें क्या है, कोलाइड को उनके कणों पर उपस्थित आवेश के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो जानते हैं जैसे कि आप लोग, आवेश कितने टाइप के होते हैं, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस, ठीक है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो कोलाइड कण में जो आवेश होते हैं उस आधार पर उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक पॉजिटिव सॉल्ट और एक होता है नेगेटिव सॉल्ट, ठीक है। तो वे कोलाइड सॉल्ट जिनके कणों पर क्या होता है, धनावेश होता है, जैसे कि इसके कण के ऊपर धनावेश होता है, इसके ऊपर भी धनावेश होता है, ठीक है। तो वे कोलाइडी सॉल्ट जिनके ऊपर पे धनावेश होता है वो क्या कहलाएगा, धनात्मक सॉल्ट कहलाएगा, और जिनके ऊपर ऋण आवेश होता है वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक सॉल्ट कहलाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कोलाइडी कणों के आणविक आकार के आधार पे, ठीक है, कोलाइड कण के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साइज के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, बहुआण्विक कोलाइड, ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, वे कोलाइड के कण जिनका साइज कितना होता है, 10⁻⁹ होता है, उससे भी कम कणों के या उससे भी कम आकार के कणों के समूहन, ठीक है, मतलब छोटे छोटे कण क्या मिलेंगे, आपस में अरेंज हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे और पास पास में आके समूह बना लेंगे, ठीक है। और उनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, वॉन्डर वॉल बल कार्य करेगा, मतलब एक दूसरे को खींच के रखेगा, ठीक है। तो ये वॉन्डर वॉल बल के द्वारा क्या होते हैं, घिरे होते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, गोल्ड के कोलाइडी विलयन में भिन्न भिन्न आकार के कई परमाणुओं के समूह जो है कोलाइडी कण के रूप में होते हैं, ठीक है। तो समूह के रूप में होगा, जैसे कि यहाँ पे एक समूह बन गया, इधर पे एक समूह बन गया, ठीक है। और ये जो समूह है, ये जो कण है, आपस में किससे जुड़े होते हैं, वॉन्डर वॉल बल के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको बस इसमें इतना ही करना है। तो ये क्या हो गया, बहुआण्विक, जहाँ पे क्या हो रहे हैं, बहुत सारे अणु आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक समूह बना ले रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, हम बहुआण्विक कोलाइड कहेंगे। और ये जो बहुआण्विक कोलाइड है उनके बीच में वॉन्डर वॉल बल कार्य करता है, तभी तो ये एक दूसरे के समूह है, वरना अगर कार्य ही नहीं करता कोई भी बल तो ये दूर दूर होते ना एक दूसरे से, ठीक है। वॉन्डर वॉल बल के कारण ये क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, समझ गए होंगे आप लोग। अगला जो है वृहद आणविक कोलाइड्स, ठीक है।
तो ये जो है वृहद, मतलब वृहद कहने का मतलब है मैक्रो, बड़े बड़े, ठीक है। आपको वर्ड से ही थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और जब भी क्वेश्चन आता है आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टर्म्स को भी क्वेश्चन में पढ़ा करो, ठीक है। तो वृहद मतलब मैक्रो, मैक्रो मतलब क्या होता है बड़ा, और माइक्रो मतलब क्या होता है छोटा, ठीक है। तो वृहद इसमें बोला गया है, वृहद मतलब बड़े बड़े आणविक होंगे, ठीक है। तो इन कोलाइडों में कोलाइड्स के कण के रूप में बड़े बड़े वृहद अणु होते हैं, जिनमें कई परमाणु जो है विद्यमान होते हैं। इनका आकार बड़ा होने के कारण ये अणु जो है कोलाइड करके परिमाण के हो जाते हैं और विलायकों में वितरित हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, ये सब, ठीक है। और कुछ संश्लेषित बहुलक भी है, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। सिर्फ एग्जाम्पल लिखिए और यहाँ तक बस लिखिए। तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है, बहुत बड़े बड़े अणु जो हैं वो रहते हैं अरेंज, और उन बड़े बड़े अणुओं के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे परमाणु होते हैं, क्योंकि अणु किससे मिलके बनता है, परमाणु से। मान लीजिए यहाँ पे 2 अणु है, ठीक है, छोटे छोटे 2 अणु हैं, ये दोनों मिलके क्या बना लिए, एक बड़ा सा अणु बना लिए, ठीक है। तो बृहद आणविक कोलाइड वाले में क्या होगा कि बड़े बड़े जो कोलाइड के कण हैं वो आपस में मिलते हैं और कोलाइडी विलयन बनाते हैं। एग्जाम्पल में डायरेक्ट आपको ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है संगुणित या सहचारी कोलाइड या फिर मिसेल, ठीक है। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल मैं आपको मिसेल बनाना बताऊंगी, आज हम केवल यहीं तक करेंगे, ठीक है। तो संगुणित वाले में क्या होगा, वे यौगिक जो कम सांद्रता पर सामान्य प्रबल विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करते हैं। विद्युत अपघट्य मतलब ऐसा विलयन होता है जिसमें हम अगर करंट सप्लाई करेंगे तो उसमें विद्युत का चालन होने लगता है, जैसे कि NaCl भी क्या होता है, एक विद्युत अपघट्य विलयन है, ठीक है। तो वे यौगिक जो कम सांद्रता पर भी क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं, किंतु उच्चतर सांद्रता पर अनेक कण आपस में जुड़ने के कारण कोलाइड अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगर इनकी सांद्रता कम हो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई साबुन है, ठीक है, साबुन को हमने पानी में मिला दिया, या डिटर्जेंट को मान लीजिए पानी में मिला दिया। अगर तो हमने डिटर्जेंट को कम मिलाया है, ठीक है, अगर हमने डिटर्जेंट कम मिलाया है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह। मतलब अगर हम इसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे या विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें विद्युत का चालन होने लगा, ये करंट मारेगा, ज़रूर मारेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने इस विलयन में बहुत सारा डिटर्जेंट मिला दिया, बहुत सारा, ठीक है, तो बहुत सारा डिटर्जेंट मिलाने के कारण क्या होते हैं, वो लोग जो है आपस में पास में आते हैं और क्या बना लेते हैं, कोलाइड बना लेते हैं, या फिर क्या बना लेते हैं, मिसेल बना लेते हैं, ठीक है। इतना काफ़ी है आज के लिए, ठीक है, यहाँ तक आपको करना है और ये एग्जाम्पल्स देने हैं। कल मैं आपको बताऊंगी मिसेल का। तो आज हमने सिर्फ वर्गीकरण पढ़ा है, तो जो मैंने बताया है सिर्फ उतना ही लिखिए, ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है।